नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आगामी भर्ती है उसके बारे में तकरीबन एक सप्ताह पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि 1000 पदों पे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं अपने राजस्थान के अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा जो है अनुमति मिल चुकी है, उनके द्वारा परमिशन मिल चुकी है। तो विज्ञप्ति वगैरह के कार्य जो है वो जल्द ही करने का आदेश दिए। अब देखिए दोस्तों, इसके संबंध में जो अभ्यर्थी है उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं मोस्टली जो है जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपको पता है कि 100% कमेंट्स जो है वो रिप्लाई करता हूं। और कल दोस्तों जो है 7 दिसंबर है और पिछले 7 दिसंबर को ही तब से लगा के आज तक लगभग एक साल ऑलमोस्ट हो गया है, जिसमें मैंने सभी के सभी जो कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई किया। आप चाहे किसी भी वीडियोस जो है के कमेंट वगैरह में देख लीजिए, आपको सारे कमेंट्स जो है वो रिप्लाइड मिलेंगे। और होंगे शायद कोई और भी ऐसे यूट्यूबर जो ऐसा करते होंगे, ऐसे कोई भी शिक्षक होंगे जो ऐसा करते होंगे, बट जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक बच्चों ने मुझे बोला है, तो मेरे हिसाब से तो शायद ही कोई और हो जो ऐसे 100% कमेंट्स रिप्लाई करें। तो समय भी निकालना दोस्तों ज़रूरी होता है। इस समय के बीच में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं। अब मोस्टली को मैं जो है रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको जो है रिप्लाई करने के लिए समय भी नहीं मिलता, और जब समय मिलता है तो थोड़ी देरी भी हो जाती है। तो इसीलिए आज इस वीडियो हम लोग 10 या 11 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कुछ एक भ्रांतियाँ भी हैं जो क्लियर करनी है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो तैयारी करना चाहते हैं उनके मन में ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आए होंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। तो बिल्कुल उसके संबंध में हम लोग आज बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ जो है आप कमेंट कीजिए। और थोड़ा जैसे मुझे समय मिलता है, कभी कभार 2 दिन में मिल जाता है समय, एक दिन में मिलता है, कभी कभार एक सप्ताह तक नहीं मिलता, तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय इतना नहीं निकाल पाता, लेकिन जैसे ही मिलता है तो मैं कमेंट्स जो है रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि कब आएगी नई भर्ती। अब देखिए दोस्तों, कब आएगी नई भर्ती, या फिर कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी, या फिर जो है ये दोनों भर्तियां एक साथ चलेंगी क्या। क्योंकि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 जो तकरीबन एक साल पहले आई थी, अक्टूबर या नवंबर या शायद दिसंबर था, एक साल ऑलमोस्ट हो गया उसको विज्ञप्ति को आए हुए, और अभी तक आंसर कीज ही आई हैं। उसके आगे आपको पता है कि कट ऑफ आएगी अपने जो इंटरव्यू है उसके लिए, फिर इंटरव्यू का शेड्यूल, फिर इंटरव्यू का आयोजन करने में भी 2-3 महीने तकरीबन लग जाएंगे, और 3 गुना अभ्यर्थी लगभग बुलाए जाएंगे पदवार, या यूँ कहें विषयवार जो है आप कह दीजिए। और इन सारी प्रोसेस में जो है अगले कम से कम 5 से 6 महीने, मतलब ये है कि एटलीस्ट अप्रैल से मई तक का या शायद जून तक का समय, मिनिमम अप्रैल तक का और मैक्स जून तक का समय जो है वो लगेगा। तो 5-6 महीने आप लगा के चलिए, तो आधा साल तो इसमें लग जाएगा। अब देखिए, उस एक जो अपडेट थी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक आचार्य या फिर कॉलेज लेक्चरर भर्ती के बारे में, तो उसमें दोस्तों एक बात क्लियर लिखी हुई थी कि जो वर्तमान भर्ती है उसको जल्दी निपटाने, उसको जल्दी कंप्लीट करने या उसमें जल्दी नियुक्तियां प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। इसका ये मतलब है। और इससे पहले भी जो आप हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो कभी भी दो भर्तियां एक साथ नहीं चलती। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स बताऊंगा। देखिए, एक फर्स्ट ग्रेड का एग्जांपल है। 2018 में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की भर्ती आई थी। अब उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो 2020 जनवरी में हुआ था। 2 बार ये जो भर्ती है वो पोस्टपोन हुई। कई सारे रीज़न रहे, उसमें एक रीज़न जो है ईडब्ल्यूएस का जो नया आरक्षण उस टाइम ऐड किया गया, पहले नहीं था, तो वो एक चीज़ें रही। फिर आंदोलन भी एक चला था आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2019 के नवंबर दिसंबर में, कि इस भर्ती को पोस्टपोन करो। बट उस टाइम जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने कहा कि हम एक 3 से 3.5 हज़ार पदों पर नई भर्ती हम निकालेंगे। और उस टाइम रीट जो अभी 31,000 वाली है उसकी भी घोषणा उसी समय हुई थी कि एक रीट 31,000 पदों पे और एक 3 से 3.5 हज़ार पदों पे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकालेंगे और आप ये भर्ती होने दीजिए। फिर भी आंदोलन थोड़ा धीमे पड़ गया। फिर जो बच्चे हैं वो काफ़ी सारे अलग हो गए कि चलो हमारे तो नई भर्ती मिल गई है। तो देखिए, घोषणा तब हुई थी, उस घोषणा के बदले जो अभी 5 या 6 हज़ार पदों में जो अभी अपने घोषित हो चुकी फर्स्ट ग्रेड, वो अभी तक नहीं आई। तो आप समझिए कि जो एक घोषणा हो जाती है और जो ओरिजिनली विज्ञप्ति आती है उसमें समय कितना लगता है, पहली बात। दूसरी ये है कि कभी भी दो भर्तियां साथ में नहीं चलती। उस टाइम आपको पता हो कि 5,000 पदों पे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती चल रही थी, उसके एग्ज़ाम होने थे। तो अगर उस टाइम शिक्षा मंत्री आदेश देते तो उसी टाइम निकल सकती थी विज्ञप्ति। बट ये एक छोटा सा एक रूल है, कहीं शायद लिखा हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक रूल ही आप समझिए कि आज तक के इतिहास में ऐसा मैंने तो एटलीस्ट कभी नहीं देखा। पिछले 10 या 15 या 20 साल अगर मैं बात करूं,
उसके इतिहास में, भर्तियों के इतिहास में, कि दो भर्तियां एक साथ चले एक ही पद के लिए, अलग अलग होती हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साथ में आ रही हैं। तो पिछली बार एक बार थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड भी साथ में चली थी अपने 2016 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और कई बार होता है जब जो है कॉलेज लेक्चरर और अपने फर्स्ट ग्रेड भी साथ में चली, 2014-15 में, तो 15 में भी फर्स्ट ग्रेड आई थी। ऐसा कई बार होता है दोस्तों, लेकिन कभी भी एक ही पद के लिए दो भर्तियां साथ में नहीं चलती हैं। अमूमन तो नहीं होता, बाकी तो अब सरकार की मर्जी है, कल विज्ञप्ति निकाले, परसों एग्ज़ाम कराए और अगले एक सप्ताह में ज्वाइनिंग दे दे, वो तो अब सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अमूमन ऐसे तानाशाही जो है निर्णय नहीं लिए जाते। तो देखिए, जो भर्ती है उसमें कम से कम मिनिमम जो है वो 6 महीने का समय आप मान लीजिए। विज्ञप्ति की मैं बात कर रहा हूँ। अब विज्ञप्ति जब भी आती है तो उसमें एक छोटा सा रूल अब है कि 45 दिन का समय देंगे, मतलब 1.5 महीने का। अब देखिए, वो समय कहने को तो 45 दिन का होता है, पर वो 2 या 3 महीने से ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। अमूमन हमने ऐसा देखा। आप रीट की विज्ञप्ति उठा के देखो और रीट की एग्ज़ाम डेट देखो, पोस्टपोन भी हुई 5-6 बार। फर्स्ट ग्रेड का मैंने आपको बताया 2-3 बार पोस्टपोन हो गया पिछली बार। सेकंड ग्रेड का भी अगर हम कहें 2016-18 का, तो उसमें भी कुछ एक ऐसी चीज़ें लग जाते हैं 3-4 महीने, 6 महीने तक। तो विज्ञप्ति के बाद 3 से 6 महीने का समय, और अभी विज्ञप्ति आने में भी 6 महीने का समय लगेगा। तो आप मिनिमम जो है मान के चलिए, आपके पास 200 दिन का यहाँ से समय है। 6 महीने का मतलब मई, जून या जुलाई तक का समय तो मिनिमम है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि सर फर्स्ट ग्रेड की करें या फिर जो है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जिनके पास पीजी है, मतलब कि एमए, एमएससी, एमकॉम है, और साथ में बीएड है और नेट भी है। तो वो क्या करें? तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप दोनों सिलेबस को जो है साइड बाय साइड रखिए, मतलब एक दूसरे के पास रख के कंपेयर करिए कि आप किसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ, अगले 4 या 5 या 6 महीने में जो अपनी फर्स्ट ग्रेड आने वाली, अप्रैल, मई, जून के आसपास या मार्च के बाद कभी भी, तो 4 महीने मिनिमम मानो कि हाँ, उसमें आप इतनी तैयारी कर जाओ कि आप सेलेक्ट हो जाओ, तो फिर आप उसकी करो। और आपको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मुझे जो है बिल्कुल एक फाइनल पोस्ट ही पकड़नी है, उसके बाद मैं आरएससी दूँ, बाकी एग्ज़ाम नहीं दूं, तो फिर आप जो है कॉलेज लेक्चरर की कर सकते हो। और इसके अलावा आप सेफ ऑप्शन चाहते हो तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड की अभी कर लो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में जो सेकंड पेपर होता है पॉलिटिकल का, उसमें जो सिलेबस है, और अपने कॉलेज लेक्चरर में 2 पेपर है, तो आप समझिए कि थोड़ा सिलेबस विस्तृत है, तभी तो 2 पेपर हैं। तो थोड़ा तो डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको कुछ अलग ही पढ़ना पड़ जाए, कि एक तरफ तो आप चित्रकला पढ़ रहे हो और एक तरफ आप जो है भूगोल पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं। दोनों काफ़ी चीज़ें, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा ही होगा शायद, एटलीस्ट 50 से 60% सिलेबस जो है वो आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने वो गाइडें भी पढ़ी है, जो फर्स्ट ग्रेड की गाइड पढ़ के वो कॉलेज लेक्चरर में अच्छे अंक अभी ला रहे हैं। तो ये तो कैसे पॉसिबल हुआ? आप समझ सकते हो कि चीज़ें जो है सिमिलर ज़रूर हैं। तो मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ, और जिस आप सब्जेक्ट से हो उनके आप सिलेबस उठाइए, दोनों के, अपने फर्स्ट ग्रेड का भी और कॉलेज लेक्चरर का, दोनों के सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अलग से उनकी पीडीएफ जो है वो गूगल ड्राइव के माध्यम से अवेलेबल करा दूंगा। ऐसी कोई वो बात नहीं कि आपको मिले तभी आप ही करो। तो ये सारी चीज़ें एक साथ रख के आप डिसाइड कर सकते हो कि 6 महीने में एग्ज़ाम जिसका होने वाला वो फर्स्ट ग्रेड, और 6 महीने में विज्ञप्ति जिसकी आने वाली है वो है अपने कॉलेज लेक्चरर। तो इसमें से किसकी तैयारी करें? तो ये इस क्वेश्चन का मुझे लगता है आपको मोस्टली आंसर मिल गया होगा कि कब तक आएगी भर्ती। तो नई भर्ती आने में कॉलेज लेक्चरर की मिनिमम 6 महीने, और एग्ज़ाम होने में जो है मैक्स 12 महीने या 9 महीने आप लगा लीजिए, तो उसके आसपास का समय रहेगा। अब देखिए, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। आरपीएससी अध्यक्ष, हालांकि अभी तो वो जो है अपने वो रिटायर हो गए, भूपेंद्र यादव, तो अब नए अध्यक्ष वगैरह की सारी चीज़ें होंगी, तो वो भी मतलब ज्वाइन करके सीधा नहीं बता सकते कि हाँ तब तक करा लेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, आयोग और कार्मिक विभाग भी है ऊपर, फिर और अपने शिक्षा विभाग भी है इधर। फिर इन पोस्ट के लिए बात करें, आयुक्तालय है, निदेशालय है, अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए बात करें, फिर सरकार है, सब मिल के बैठ के बात करते हैं, तभी जाके एग्ज़ाम डेट वगैरह फाइनलाइज होती है। ऐसे सीधे ही नहीं है कि कोई भी बस विचार कर ले। हाँ, उसमें जो सीएम है या जो शिक्षा मंत्री, उनकी थोड़ी ज़्यादा चलती है कि वो सारा डिसाइड वही करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है सारा मिल के बैठ के बात करके जो है डिसाइड होता है। तो ये है कि आपको अभी पता चल गया होगा कि 6 महीने मिनिमम जो है विज्ञप्ति के लिए है, और फिर मैक्स तो आप जैसे मैंने बताया 9 से 12 महीने का समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पदों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल तो 1000 पद होंगे,
अब 1000 पदों का दोस्तों ऐसा है कि उस 1000 पदों में किस विषय के कितने पद होंगे। जैसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 5 ही जो है पोस्ट होती है, कहीं 50 होती है, कहीं में 100 होती है। तो अभी देखिए विषयवार तो पोस्ट का कुछ पता चला है नहीं, क्योंकि विषयवार पोस्ट का ऐसा होता है जैसे जो अपने फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड की जो अपडेट है वो तकरीबन 2-3 महीने पहले आना शुरू हो गई थी, जब कोई जाग ही नहीं रहा था, मतलब लोग रीट को लेकर बैठे हुए थे। यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तभी मैंने अपडेट दी थी कि 10,000 पदों पे सेकंड ग्रेड और 5,000 पदों पे फर्स्ट ग्रेड आने वाली है। तो फिर वो 1,000 पद और जुड़ गए तो 6,000 हो गए। तो उन सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दे दिया था, कई सारे बच्चों ने वो वीडियो देखा भी होगा, जब एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे रीट के इसके अपने कॉलेज लेक्चरर के। तो डेफिनेटली जब भी ये चीज़ें आएंगी, ये जो किस विषय की कितनी पोस्ट है, अब वो सारा सब कुछ जो मापदंड है कि चलो कितनी पोस्ट खाली हैं, खाली तो खूब सारी हैं, बट सरकार कितने पे भर्ती कंडक्ट करवाएगी, वो सारी चीज़ें बना के जो पूरा एक तरीके से प्रारूप है वो भेजेगा आयुक्तालय, क्योंकि निदेशालय का काम वो फिर वो प्राथमिक और जो सेकेंडरी वाला, प्राइमरी सेकेंडरी वाला ही होता है। ये हायर एजुकेशन का काम आयुक्तालय जयपुर के द्वारा होता है। तो फिर वो अपना पूरा एक प्रोफार्मा बना के जो है भेजेंगे कि चलो हाँ ये है चीज़ें, और आपको इतने पदों पे भर्ती करवानी है। तो उस पे वो जो है सरकार को भेजेंगे वो सारा प्रारूप फॉर्मेट जो है, और वही सरकार जो है वो आगे आदेश दे के अपनी तरफ से हामी भर देगी सिग्नेचर करके, और आरपीएससी को वो पूरा का पूरा प्रारूप भेज देगी। आरपीएससी उस पर भर्ती कंडक्ट करवाएगी। तो देखिए भले आज ही वो प्रारूप सामने आ जाए, लेकिन समय तो उसमें लगेगा, क्योंकि वर्तमान भर्ती चालू है। अगर हाँ नहीं होती तो फिर अलग बात होती, कभी भी आ सकती थी। तो पदों की संख्या फिलहाल पता नहीं है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये पद हैं तो हम तैयारी करें, नहीं तो नहीं। देखिए आपके पास अभी जो विकल्प है कि चलो जो है वो तैयारी का ही है मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आप तैयारी कीजिए, पद कम हो ज़्यादा होंगे ज़रूर। देखिए ऐसा है कि अभी 31 अलग अलग विषय हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगली भर्ती 15 विषयों पे होगी, और ऐसा भी नहीं है कि 45 विषय हो जाएंगे। तो विषय तो यही रहेंगे लगभग। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, देखिए पिछली जो फर्स्ट ग्रेड आई थी वो शायद 20 जो है अलग अलग डिफरेंट जो पद थे उसमें अलग अलग विषय थे, 20 पद जो है विषय थे फर्स्ट ग्रेड में। इस बार 21 है तो एक बढ़ गया, तो कुछ एक आध घटाया भी है। तो ये एक दो सब्जेक्ट दाएँ बाएँ होते हैं। जैसे राजस्थानी के इस बार पद नहीं है फर्स्ट ग्रेड में, अभी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी थोड़े दिन में। तो ये सारी चीज़ें तो वो आपको समझ के चलना है कि मुझे तैयारी करनी कि नहीं करनी। देखिए अब आप सोच रहे हो कि चलो पद होंगे नहीं होंगे, इस असमंजस में आप रह जाओगे, इस एक तरीके से ऊहापोह में आप रह जाओगे कि अब क्या करें क्या ना करें। ऐसे में समय तो निकलता चला जाएगा, समय तो किसी के लिए रुकेगा नहीं। तो फिर आपकी अब तैयारी नहीं है तो फिर तैयारी कब होगी। फिर देखिए एक दिन विज्ञप्ति आएगी, अब आप बैठ के तैयारी करना। देखिए जो गाइड भी आप लेके आओगे ना फर्स्ट पेपर की, इतनी बड़ी है जिसको पढ़ने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, आम अभ्यर्थी की बात कर रहा हूँ। बाकी तो अब कोई पढ़ना चाहे तो भाई महीने में पढ़ ले, वो एक अलग बात है। नहीं पढ़ना चाहे तो साल भर भी ना पढ़े, लेकिन 3 से 4 महीने तो उसमें ही लग जाएंगे। फिर आप सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, तो कम से कम आपको 7 से 8 महीने, मिनिमम 6 महीने लगते हैं। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। देखिए भर्ती तो आपका पद जो है वो होगा नहीं होगा वो अपने हाथ में नहीं है कि हम पता लगा लें, फ़ोन कर लें, सीएम साहब बोल रहे हो कि हाँ जी अशोक गहलोत बोल रहा हूँ तो बताइए मेरे पद होंगे कि नहीं होंगे, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। पूरा विभाग बैठ के डिसाइड करता है कि किस पदों पे हमें भर्ती निकालनी है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि आपके जो है पद होंगे नहीं होंगे, तो विद्या संबल योजना वाले आप पुराने वीडियोस देखिए मेरे। मैं इन्हीं कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा कि चलो अपने वो, कई लोग कहते हैं सर व्यूज़ जो है एक आधा ही व्यक्ति कहता है कि व्यूज़ बढ़ा रही हुई है। मैंने कहा भाई साहब व्यूज़ बढ़ाने होते तो मैं भी दिन को 20 वीडियोज़ डाल सकता हूँ, कमेंट बॉक्स ऑफ कर सकता हूँ, तो मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं करना। अपना कोई वो कहते हैं ना कि वो वाला एक शायद फिल्म में कहीं कोई संवाद था, डायलॉग था कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, तो वो है नहीं। तो वो चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए मैं ओरिजिनल कंटेंट ही डालता हूँ। मैं कभी भी फेक वीडियोस कि अरे लो ये भर्ती कैंसिल हो गई, या कई लोग बीच में बातें फैला रहे थे कि सीधा रिजल्ट आ जाएगा। भाई साहब कॉलेज लेक्चरर का सीधा रिजल्ट कैसे आ जाएगा, जनता सड़कों पे उतर जाएगी। तो अभ्यर्थी कोई कम नहीं है, 70-80 हज़ार हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसमें ध्यान रखिए कि अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए। फिर देखिए पोस्ट तो आएंगी आएंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया विद्या संबल योजना वाला वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे पद खाली है। पद खाली है तभी तो उस पर जो है उन्होंने आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ें तो हैं कि पद तो है, और बस आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो फिर एन मौके पे आ गए, अभी कह रहे हो कि सर मेरे तो नहीं आएंगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, या नहीं करूँगी। फिर एन मौके पे आपके पद आ गए, फिर क्या करोगे आप?
पीछे नहीं रह जाओगे फिर सबसे। तो बस यही ध्यान रखिए कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, फिर पद आए नहीं आए वो बस ईश्वर है और सरकार है, बस वो अपने हाथ में नहीं है। तो अपने हाथ में यही है, तैयारी करना वो आपकी होनी चाहिए। तो पदों की संख्या 1000 है और विषयवार के बारे में जैसे अपडेट आएगी मैं दूंगा। आगे बढ़ते हैं कि महाविद्यालय में कुल कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों कॉलेजेस में जो पद खाली है वो है तकरीबन 3 से 4 हज़ार। मैं आपको बताऊं 2500 की भी अपडेट्स हैं, 4500 की भी हैं, 3500 की भी हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 3 से 4 हज़ार जो है पद खाली है। और विद्या संबल योजना के अंतर्गत टोटल कितने पदों पे कितने फॉर्म आमंत्रित किए गए उसके बारे में वीडियो अवेलेबल है। तो वो भी आप एजुट्यूबर देव विद्या संबल योजना लिख के देखना, तो वहीं आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि पद खाली है तभी तो आवेदन आमंत्रित हुए हैं। और उसके अलावा भी अलग अलग अपडेट्स के माध्यम से मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज कितनी है। तो 1000 पे आ रही है, 2.5 3 4 हज़ार के समथिंग है, तो आधे पे ही आती है अमूमन। तो 2000 तो आप मान के ही चलो, तो एटलीस्ट 2 से 4 हज़ार के बीच में जो है पद खाली हैं। और इसी के अकॉर्डिंग 1000 पे अभी भर्ती आ रही फिलहाल, फिर आगे वाली चीज़ें आगे देखेंगे। तो ऐसे करके ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं कि आवेदन हेतु योग्यता क्या रहेगी, पीएचडी अनिवार्य होगी नहीं। मैंने बहुत सारे आपके कमेंट जो सबसे ज़्यादा उसमें ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया वो ये था कि पीएचडी अगली भर्ती में अनिवार्य होगी नहीं। कुछ सारे बच्चे उसमें रिप्लाई भी करते हैं कि हाँ जी पीएचडी जो है बिल्कुल ज़रूरी रहेगी, आप करो। अब कई सारे बच्चे सोच में पड़ गए क्योंकि पीएचडी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है, अनुसंधान होता है, 4 से 5 7 साल तक लग जाते हैं, 3 साल तो मिनिमम लगते हैं, 2 3 साल। तो उसमें बच्चे पड़ गए चक्कर में कि नहीं अब तो बस पीएचडी के बिना नहीं लेंगे तो अपना तो चांस क्या। देखिए दोस्तों, अब उसमें कई सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं यूजीसी रेगुलेशन जाके देखो, और ये देखो अब यूजीसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो यूजीसी की तो 50-100 रेगुलेशंस होते हैं। तो इन सब का एक निचोड़ कि उस रेगुलेशन के बेस पे एक वीडियो मैंने आपको जो है कई सारे कमेंट में अवेलेबल भी कराया उस वीडियो का लिंक। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देखिए, उसमें आपको सीधा सा उत्तर मिल जाएगा कि पीएचडी अनिवार्य नहीं है। अब देखिए वो कहते हैं ना कि आधी अधूरी सूचना आधा अधूरा ज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो बच्चों को क्या हुआ कि देखिए ये दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो फेक वीडियोस होते हैं, फेक चीज़ें होती हैं, बड़ी फटाफट वायरल हो जाती हैं, चल जाती हैं। और जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उनको समय लगता है। जो तैयारी कर रहा होता है तो वो तो यही चाहता है कि भाई थोड़ा और एग्ज़ाम बाद में हो तो हमें एक्स्ट्रा मौका मिले तैयारी का। और जो नहीं करने वाला वो तो कहते भाई कल हो जाओ, अपने क्या दिक्कत है, अपने तुक्के ही मारने हैं। तो उनका एक अलग जो है वो सिद्धांत रहता है। तो ऐसा ही कुछ इस मैटर में भी है। देखिए यूजीसी जो रेगुलेशन जारी किया गया, मैं इस वीडियो में थोड़ा आपको बता दूं, बाकी आप ओरिजिनली प्रेस नोट वगैरह वो सारा जो नोटिफिकेशन है उसमें आप जाके देखिएगा उस वीडियो में, तो आपको पूरा प्रूफ के साथ वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो देखिए यूजीसी ने क्या बोला। यूजीसी ने उस प्रेस नोट में कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जो है अब पीएचडी अनिवार्य होगी। फिर एक और प्रेस नोट आया जिसमें ये लिखा कि अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है तो थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियां वगैरह शैक्षणिक परिस्थितियां देखते हुए हम जो है अभी नहीं कर रहे अनिवार्य, 2 साल बाद 2023 में अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर दो बातें तो क्लियर होंगी कि हाँ अनिवार्य होगा, लेकिन होगा कब, 2023 में। ठीक है, अभी 2022 में भर्ती आती तो एक तो आप ऐसे बच जाओगे पीएचडी से। अब दूसरी बात, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ कि फॉर यूनिवर्सिटीज़, मतलब जो देखिए एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है वो कॉलेज लेक्चरशिप में भी होता है और यूनिवर्सिटी लेक्चरशिप में भी होता है। मतलब जो विश्वविद्यालय हैं जैसे अपने जेएनयू है, अपने आरयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, और जो अपने जो अलग अलग जगह यूनिवर्सिटीज़ है खूब सारे, एमडीएसयू एमजीएसयू वगैरह जो है, इन सब में ये जो विश्वविद्यालय हैं खूब सारे हैं, मैंने आपको 2 4 नाम गिनवाए। तो इनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उसके लिए पीएचडी होगी अनिवार्य। कब से, पहले ये रूल था 2021 से करेंगे, बट अब ये 2023 से करें। तो क्लियर हो गया। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कॉलेजेस के लिए अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों अगर कॉलेजेस के लिए अनिवार्य कर दे पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस के लिए, तो फिर नेट का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जेआरएफ का जो मतलब है उसका यही तात्पर्य है कि आप सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे पीएचडी के लिए और उसके अंतर्गत आपको फेलोशिप मिलेगी, सीधे शब्दों को तो पैसे मिलेंगे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो उसका तो ये मापदंड है। नेट का कोई क्या करेगा, नेट को लेके क्या देखेगा बैठे बैठे। अब कोई ये कह दे कि फर्स्ट ग्रेड के लिए बीएड हटा दी तो चलो कोई बात नहीं, सेकंड ग्रेड के लिए काम आ जाएगी, थर्ड ग्रेड में लेवल सेकंड के लिए काम आ जाएगी तो आएगी। और दूसरी तरफ ये हम नेट जो है, ये नेट की जगह पीएचडी अनिवार्य कर दें तो फिर नेट का लोग क्या करेंगे,
को नेट को तो फिर एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत नहीं, क्यों नेट लोग करते हैं इसीलिए कॉलेज लेक्चरर बन सकें, ठीक है ना। तो बाकी कोई इसका मतलब नहीं है। तो ये तो कभी अभी तो अगले एटलीस्ट 5 7 10 सालों में तो नहीं हो सकता कि कॉलेज लेक्चरर के लिए पीएचडी अनिवार्य हो, तो फिलहाल तो नहीं है। हाँ, अगर कॉलेज लेक्चरर आप लगते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में बनते हो, फिर अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो फिर आगे फिर एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह के जो पद होते हैं, प्रमोशन के बारे में भी एक वीडियो है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराऊंगा उसका। तो वो भी काफ़ी रुचिकर वीडियो है, उसमें कितना समय लगता है, कौन कौन से पद होते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल कब बनते हो, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर के पद कैसे होते हैं, सीनियर प्रोफेसर, तो खूब सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो हाँ, उसके लिए ज़रूर पीएचडी चाहिए, लेकिन आपको खाली कॉलेज लेक्चरर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए पीएचडी नहीं चाहिए। कई सारे बच्चे कहते हैं सर अभी कर लेते हैं फिर प्रमोशन में ठीक रहेगा। भाई साहब पहले बन तो जाओ, पहले बन जाओ आप असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर कर लेना, उसके साथ भी चल जाएगा, कोई वो परेशानी की बात नहीं होगी। हाँ, थोड़ा रहता है कि हर यूनिवर्सिटी उस चीज़ को जो है मान्यता नहीं देती, बट थोड़ा हो जाएगा उसके। आप अगर जो है टीचर हो सरकारी और उसके साथ पीएचडी करना चाहते हो तो संभव है, ऐसा कोई बिल्कुल असंभव नहीं है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। और आप 1 लाख रुपए के आसपास उठाने लग जाओगे अगले 4 5 साल में, जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो फिर मैं तो समझता हूँ क्या करोगे भाई साहब पीएचडी का। अभी पीएचडी लेने के चक्कर में रह गए 4 5 साल। पीएचडी वाले भी मैंने ऐसे देखे हैं, आप कभी एक यूपी में शायद कोई 4th ग्रेड की भर्ती थी, ऐसा कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं, 4 5 साल पहले का मामला है, 2016 17 का आसपास का। तो उसमें क्या हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें सब बताया था कि 10th पास के लिए भर्ती है तो 10वीं पास इतने हैं, 12वीं वाले इतने हैं, बीए बीएससी वाले इतने हैं, एमए एमएससी वाले इतने हैं, एमकॉम वाले। फिर ये भी बताया कि नेट जेआरएफ वाले कितने, उसके आगे पता है आपको क्या था, पीएचडी वाले 40 अभ्यर्थी ऐसे थे उसमें। पियून के लिए भर्ती थी, 4th ग्रेड की भर्ती थी, आप समझिए, उसमें पीएचडी वाले 40 अभ्यर्थी थे। ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट तो नंबर याद नहीं, बट हाँ ऐसा था। तो आप सोचिए कि डॉक्टर लगा नाम के आगे, किसी का नाम है भाई डॉक्टर विकास राव, तो किसी का मैंने एग्जाम्पल लिया डॉक्टर रामलाल। डॉक्टर रामलाल है, डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, नमस्कार, और डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं, आप समझ रहे हो पियून का क्या काम होता है। मैं किसी पद को छोटा है बड़ा नहीं मानता, सभी पद सरकारी हैं, सभी नौकर हैं सरकार के, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आप समझिए कि डॉक्टरेट किया हुआ व्यक्ति जो लगभग 20 25 साल जिसकी एटलीस्ट पढ़ाई है, 17 साल पीजी होती है, आगे 6 महीने 1 साल नेट का लग जाता है, 18 और 5 आप समझिए 22 23 साल, लगभग 25 आप मानिए मोटा मोटी 25 साल पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, 4th ग्रेड का काम कर रहा है। तो आप सोचिए कि पीएचडी की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है नौकरी की। तो आप नौकरी की तरफ भागो, पीएचडी की तरफ मत भागो, हो जाएगी बाद में। डॉक्टर लगाना नाम के आगे, लग जाएगा बाद में, खूब सारी ज़िंदगी पड़ी है, रिटायरमेंट हो जाओगे ना उसके बाद भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल आप इस पर ध्यान दो कि बस हमें जॉब लेनी, पहले पैसे आएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, पैसे नहीं होंगे तो फिर वही है कि बस दुनिया है और दुनिया की ठोकरें हैं और हम हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। तो पीएचडी की योग्यता कॉलेज लेक्चरर की नहीं है, स्पष्ट आपको उत्तर मिल गया। बाकी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपकी फिर वो जो कहते हैं यूजीसी रेगुलेशन, लोग इस नाम पे बड़ा डराते हैं, यूजीसी रेगुलेशन है तो बच्चे सोचते हैं अरे भाई अब तो फंसे, ऐसा नहीं है। तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि नेट कब तक क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो साहब नेट के लिए रूल ऐसा है, नेट हो चाहे आपका पीजी फाइनल हो। अब देखिए इसमें 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात कि नेट कब तक क्लियर हो, तो नेट होना चाहिए इंटरव्यू के पहले दिन तक। तो अभी भी जिनका नेट क्लियर नहीं है इस भर्ती में, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, तो उनको भी समय मिलेगा इंटरव्यू के पहले दिन तक, पहली चीज़ क्लियर। अब दूसरी बात ये है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि जो है यूजी हम पूरा कर लें, बीए बीएससी बीकॉम हमारा कंप्लीट हो गया और हमने एमए एमएससी या एमकॉम मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में स्नातकोत्तर में एडमिशन लिया है और एडमिशन लेके हम तुरंत नेट करते हैं, तो उसमें फिर पीजी कितने दिन में हो जाना चाहिए। मतलब नेट हमने फॉर्म भर दिया, नेट हो गया हमारा, उसके आगे कितने दिन बाद हमें जो है ये पीजी करने का समय मिलता है। तो दोस्तों पहले तो ये रूल 2 साल का था, अब शायद 3 का कर दिया है, तो मिनिमम 2 है। अगर आपने यूजी कंप्लीट कर लिया और प्रीवियस एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस में आप पढ़ रहे हो और उसमें आप अपना नेट कर लेते हो, तो भी आगे आपको 2 साल, जिस दिन का सर्टिफिकेट है, नेट का सर्टिफिकेट नहीं कहूँगा, रिजल्ट है, उससे लगा के अगले 2 साल का, अब 3 का हो गया, 2 का मिनिमम मानिए, उतना समय मिलता है आपको। उसमें आप अपनी एमए एमएससी एमकॉम क्लियर कर लोगे तो आपकी वो पीजी भी मानी जाएगी और नेट भी मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है कि हम पूरा फाइनल करेंगे एमए एमएससी एमकॉम अपना पीजी फिर जो है हम नेट करेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ज़रूर आप इसमें ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आयु के मापदंड क्या रहेंगे। तो वही सेम रहेगा, 21 से 40 ही होता है। अब मिनिमम का तो अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अब बच्चे हो जाते हैं भाई 21-22 साल के तो हो ही जाते हैं। मैक्सिमम 40 का। उसमें भी एक और है कि जो अपने जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनके अलावा सभी कैटेगरी को 5 साल की, किसी को 10 साल की छूट है। तो इसके लिए आप पुराना नोटिफिकेशन है वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन 45 आप मान सकते हो। 40 है नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनको, जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं तो उनको 5 साल की छूट ऐड हो गई, तो ये 45 हो गए। फिर EWS, OBC, SC ST सबको 5-5 है, फिर किसी को 10 भी है, तो ये 45 का आप मान लो। अब कोई 50 का ही हो रखा है वो आके पूछे कि सर कितनी है, तो अब समझिए आप खुद ही। तो ये चीज़ें, आयु के मापदंड 21 से 40 वाला रूल है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम अंक नियम जो है वो लागू होंगे नहीं होंगे। देखिए एक बात बहुत चल रही है, अपने फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो एक तो ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो मैं फर्स्ट ग्रेड वाला वीडियो कभी बनाऊंगा तो उसमें भी शामिल करूंगा कि सेम विषय में जो जिस विषय में आपके 3 विषय होते हैं ऑप्शनल अंडर ग्रेजुएट में, यानी कि BA BSc BCom में, तो उसी में से किसी में जो है आपके MA MSc या MCom में जो एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो तो फिलहाल ठंडे बस्ते में है। लेकिन 40% वाला जो रूल है, देखिए दोस्तों अभी रीट की विज्ञप्ति आए हुए भी काफ़ी समय हो गया, आई थिंक 7-8 महीने हो गए, और असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति को 1 साल हो गया। तो देखिए अभी वर्तमान भर्तियों पे तो ऐसा लागू होना थोड़ा सा मुश्किल अब हो सकता है। देखिए कि आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें न्यूनतम अंक के संबंध में स्पष्ट लिखा था अपने RPSC ने कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अंक जोड़ सकते हैं। भाई जो है 3 पेपर है उसमें ये मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए, जैसे आपके RS मेंस में होता है कि हर एक जो है पेपर है उसमें 10% या 15% रूल है। अब देखिएगा कभी वो वीडियो, तो उसमें इतने जो है मार्क्स ज़रूरी हैं, तो इसके लिए भी 40% वाला जोड़ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप इतनी मेहनत तो करो ही कि 50 से 60% या 40 से 50% जो आप बना पाओ, क्योंकि ये तो फिर ज़रूरी हो जाएगा। देखिए रेगुलर भर्ती जब भी आती है तो उसका फ़ायदा तो ये है कि बच्चों को मौका मिलता है, और उसका थोड़ा सा जो है हानि 1-आधी% मैं कहूँ तो कंपटीशन उसमें फुल रहता है। देखिए बच्चे खींच के पढ़ाई करते हैं उसमें और समय बिल्कुल भी नहीं गंवाते। तो आप भी पढ़िए, खूब सारा समय लगेगा कि यार अभी 1 साल कब निकलेगा, पिछला 1 साल सोच के देखिए। फर्स्ट ग्रेड 2018 में जो विवाद चला आंदोलन वाला, काफ़ी सारे बच्चों की तैयारी खराब हो गई तो वो बाहर हो गए। तो आप उनके नज़रिए से सोचिए, अगर आप उसमें थे एग्ज़ाम देने वाले या नहीं देने वालों में, तो आप सोचिए कितना जल्दी निकल गए ना 2 साल। अभी जनवरी 2022 आ जाएगा 1-1.5 महीने बाद, तो सोचिए वो एग्जैक्ट डेट को आप देखिए कि 2 साल बीत गए, आपको कुछ पता चला, दुनिया वहीं की वहीं है और हम भी वहीं के वहीं रह गए। तो बस यही ध्यान रखना आपको कि समय निकल जाएगा, बस तैयारी करो। और जिस दिन इसमें आप धुन लग गए ना 21 दिन महीना, उस दिन फिर आपको समय कम लगेगा, सोचोगे यार 1-आधा महीना और मिल जाता, इतना रिवीजन करता ना कि बस बात ही छोड़ो। तो ऐसा भी होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि 40% वाला रूल तो नहीं, शायद जोड़े नहीं जोड़े वो सरकार के ऊपर है, वो RPSC के ऊपर है, वो आयुक्तालय के ऊपर है। लेकिन हाँ 40% मिनिमम आप अपना स्कोर मान के चलोगे, इतना तो आपको बना ही देना। तो ये फिलहाल आप ध्यान रखिए। और वर्तमान भर्ती की मैं अगर बात करूं तो जोड़ सकते हैं, RPSC के ऊपर बिल्कुल वो नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि हाँ जो मिनिमम मार्क्स की ज़रूरत पड़ी साक्षात्कार और प्रश्न पत्रों के लिए तो हम जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल उनके हाथ की बात है, वो अपने मारवाड़ में कहते हैं ना कि मेरे हाथ की बात नहीं है, तो मतलब मेरे अंडर नहीं आता, लेकिन RPSC के अंडर ये चीज़ें आती है और RPSC ये नियम जोड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विषयवार विवरण या फिर संकायवार। संकायवार का मतलब ये है कि आपकी जो फैकल्टी है, मतलब आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से या कृषि भी है एक, तो इनसे इनके जो विषय हैं वो कब पता चलेंगे, किस विषय के कितने पद हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि फ़िलहाल तो इसके संबंध में कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं है कि किस विषय के जो है कितने पद होने वाले हैं। बाकी मैं लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पर पूरी नज़र बनाए हुए हूँ, तो बिल्कुल जैसे ही जानकारी पता चलेगी, विषयवार जो है विवरण सामने आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए। नॉर्मल जो अभी जिन जिन विषयों के 31 विषय हैं आई थिंक, जो है सब्जेक्ट्स के जो पद हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग आप मान के चलो 1-आधा विषय कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि कॉलेजेस खूब सारे नए खुले हैं और उसमें फैकल्टी वगैरह खूब सारी आमंत्रित की गई है। तो एक और भी प्रश्न इसमें बनता है कि सर विद्या संबल योजना से ये पद जो है जो अभी भरे गए हैं, क्या उन पर भर्ती नहीं होगी क्या? देखिए विद्या संबल योजना के रूल्स में लिखा हुआ है, आप वो वीडियो भी देखिएगा कभी समय मिले, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भी स्थायी फैकल्टी मिल जाएगी, मतलब जो परमानेंट वाले अभी जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से जो बच्चे चयनित होंगे ना, वो जब मिल जाएंगे तो फिर जब आपको पद छोड़ना पड़ेगा। या फिर देखिए 1-2 बातें हैं कि या तो 1 साल हो जाए आपका, फिर आप पद छोड़ोगे, फिर से वो गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म आमंत्रित होंगे, ठीक है। फिर
फिर ये है कि उसके बीच में भी अगर आपका 1 साल नहीं हुआ, 2-4 महीने हुए हैं गेस्ट फैकल्टी वाले या विद्या संबल के लिए रूल था, तो और बीच में कोई परमानेंट वाला ट्रांसफ़र होके या नई भर्ती के माध्यम से स्थायी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर आ गया उस विद्यालय महाविद्यालय में, और उस एक पोस्ट पे आप और एक पोस्ट पे वही होगा, तो आपको फिर वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ से स्पष्ट है कि विद्या संबल योजना इन परमानेंट भर्तियों के कभी आड़े नहीं आ सकती, क्योंकि उसका रूल है कि वहाँ पर वो पद रोके नहीं गए हैं, वहाँ पर वो पद भरे नहीं गए हैं, टेम्परेरी अस्थायी रूप से भरे गए हैं। तो जैसे परमानेंट वाले कॉलेज लेक्चरर आएंगे वो टेम्परेरी वालों को हटना पड़ेगा। हाँ, उनको बनना है वो एग्ज़ाम दे, साक्षात्कार दें, वो भी बन जाएंगे, तो फिर उनको कोई हटा नहीं सकता। तो ये चीज़ है, तो उससे विद्या संबल योजना से पद कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, जो पोस्ट है वो कभी ब्लॉक नहीं होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सेट का आयोजन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, सेट के बारे में मैंने तकरीबन 1 महीने पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया था कि सेट क्यों नहीं हो रही, क्या रीज़न है। तो आरपीएससी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास अब समय नहीं है और हमारे पास सेट एग्ज़ाम आयोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब सेट के लिए व्यवस्था नहीं है तो वो लेटर भेज दिया सरकार को। अब जो है गेंद सरकार के पाले में है। अब सरकार चाहे तो किसी और भर्ती संस्थान को, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, जो RSMSSB है, राजस्थान कर्मचारी चयन और अधीनस्थ बोर्ड जो है जयपुर का, उसको दे सकती है जिम्मेदारी वो सेट करवाए। और या फिर अपने RBSE है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसको दे सकती है। या कोई और भर्ती संस्थान NTA वगैरह भी है, ऑल ओवर नेशनल लेवल बात करें तो उनसे अगर बात की जाए क्या हमारे राज्य की एक परीक्षा है, सेट है, आप कराओगे कि नहीं कराओगे, तो उनके ऊपर भी है। तो कोई भी भर्ती संस्थान, कोई भी रिक्रूटमेंट जो करवाने वाली जो एक संस्थान है, उसके ऊपर जो है ये जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर सरकार कराना चाहती है। अभी ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, बीच में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी थे कि आप कराओ, मतलब क्या कर रहे हो, तो पत्र भी भेजा, जवाब तलब भी किए, लेकिन RPSC ने पता नहीं क्या ही जवाब दिया कि माननीय उच्च न्यायालय भी मान गए। पता नहीं ये रीज़न होगा कि अभी भर्ती आ गई, अगली बार कराएंगे, ऐसा कुछ का अभी तो कुछ उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, सेट के भरोसे मैं आपको अभी कंक्लूज़न बताऊं, इस चीज़ का एक फाइनलाइज जो वर्ड करूं इन चीज़ों को, तो यही है कि आप अभी सेट के बारे में बिल्कुल ना सोचो। आपको अगर योग्यता चाहिए, PG है आपका या होने वाला PG फाइनल में हो, तो आप यही करो कि नेट कर लो, क्योंकि नेट जो है वो लगातार होती रहती है। हालांकि अब की बार पोस्टपोन काफ़ी हो गई कोरोना के कारण, बट नेट सेफ ऑप्शन है। थोड़ा सा तैयारी के लिए उसमें लगता है, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा तो लगेगा, बट उसके साथ आपकी फर्स्ट ग्रेड की कॉलेज लेक्चरर की 50% तैयारी तो यूँ ही हो जाएगी। तो आप नेट की तरफ ध्यान दें, सेट की तरफ ना दें। अगर आती है बाद में ऐसी कोई विज्ञप्ति कि हाँ सेट करा रहे हैं, या ऐसी कोई जानकारी आती है, तो बिल्कुल आपको मैं दे दूंगा, उसमें कोई वो संकोच की बात नहीं है या छिपाने की चीज़ें नहीं है। लेकिन फ़िलहाल सेट का कुछ अता पता नहीं है, सीधे शब्दों में कहूँ तो आप नेट पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें, सेट को थोड़ा भूल जाए। क्योंकि अब ठीक है, इससे मैं समझता हूँ कि अपने राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, उनको डेफिनेटली इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि स्टेट के संबंध में है ये एग्ज़ाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्लेट भी कहते हैं इसको, स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो डेफिनेटली होना तो चाहिए। बट अब सरकार की मानसिकता क्या है वो तो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए सेट के भरोसे ना बैठ के आप नेट कर लो, और इससे आपकी योग्यता भी हो जाएगी। और आप अगर नेट करके बैठे हो, सेट का आए तो फॉर्म भर देना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिलहाल आप ध्यान जो है वो अपना नेट पे रखो, सेट पे ना रखो। अब अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान भर्ती में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो 918 पद हैं दोस्तों अभी, और जहां तक मुझे पता है सरकार का, तो फिलहाल तो इस भर्ती में पद मुझे बढ़ने के चांसेस लग नहीं रहे। अब क्यों नहीं लग रहे, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सरकार ने नई भर्ती की अनुमति दे दी 1000 पदों पे। ऐसा नहीं बढ़ा नहीं सकते पद, नहीं, पद हैं, खूब सारे हैं। अब इसके अलावा भी लगभग 3 से 4 हज़ार पद, जैसे मैंने आपको वीडियो में बीच वाले क्वेश्चन में भी बताया कि 3 से 4 हज़ार पद हैं। तो सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार की ऐसी कोई मानसिकता लग नहीं रही, और अगली भर्ती की घोषणा हो चुकी। इसका सीधा मतलब यही है, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि वर्तमान भर्ती में पद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि फ्रेश हम भर्ती और कराएं, ताकि बाद में कह सके। देखिए, ये भी सरकार के दिमाग में रहता है कि जब हम प्रचार करने जाएं वापस, जब जनता से फिर वोट मांगने हम लोग जाएं 2023 में, तो हमारे ऊपर जो है ये भी होना चाहिए कि हमने हज़ार पदों की, या एक 918 की, 1000 पदों की 2 भर्तियां हमने कॉलेज लेक्चरर की कराई, इतनी रीट की कराई, इतनी सेकंड ग्रेड की, इतनी फर्स्ट ग्रेड की, सारी चीज़ें कहने की भी देखी चाहिए। तो ये भी है कि चलो सीधा भी कह सकते हैं 2000 कराई, तो ये भी एक पॉसिबल है। बट ये थोड़ा अच्छा लगता है कि
2 भर्तियां कंप्लीट करा ली, तो एक सुनने में भी बढ़िया लगता है। और जैसे उन्होंने नई भर्ती की घोषणा कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी पद बढ़ेंगे या घटेंगे वो सारे नई भर्ती में होंगे। वर्तमान भर्ती में कोई ज़्यादा चांसेस मुझे लग नहीं रहे। और आपका ऐसा कुछ स्कोर है जो आप चाहते हो कि नहीं, अब मेरा तो थोड़ा लगता है आपको कि मेरा थोड़ा मुश्किल है अभी सिलेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। वही तैयारी, अगर देखिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो भी वही विषय की तैयारी काम आएगी, विषय के टॉपिक काम आएंगे जो मेन है। और अगली भर्ती में आप जाओगे तो भी वही काम आएंगे। तो अभी जो आपका स्कोर अगर अच्छा नहीं हो रहा, मैं इसके संबंध में एक वीडियो बनाऊंगा वर्तमान भर्ती के संबंध में, तो आप यही करो कि अपने विषय की तैयारी को और मजबूत करो, ताकि अगले एग्जाम में जाओगे तो भी लाभ में है, वर्तमान आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो भी लाभ में, और फर्स्ट ग्रेड का दोगे तो भी लाभ में हो। तो ये सारी चीज़ें सोच के आप चलिएगा। और बाकी जो भी आधिकारिक अद्यतन आएगा, जानकारियाँ आएंगी, अपडेट्स आएंगी, तो मैं आप तक जो है वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पहुंचा दूंगा। और देखिए, अब वर्तमान भर्ती की बात करें तो अभी देखिए वो कट ऑफ वगैरह आ रही है अपने इंटरव्यू के लिए, इसी महीने आ जाने की संभावना है। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे। बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगी तो ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और तैयारी करते रहिए, सर्दियों का समय है और मैं समझता हूँ ये सबसे बेस्ट समय होता है। देखिए पंखा भी नहीं चाहिए, कई सारे भाई बहनों घर में इन्वर्टर नहीं होगा, तो यही है कि चलो पंखा चाहिए, फिर कूलर चाहिए, वो सारी चीज़ें अब नहीं चाहिए। एक चाहिए लाइट, लाइट भी जाए, फ़ोन होता आपके पास, फ़ोन से वीडियो देख रहे हो, उसके पीछे फ्लैश लाइट आती है सभी फ़ोन्स के, जला के आराम से बैठ के पढ़ो। सर्दियों का समय, अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सुबह पढ़ें रात को पढ़ें, तो जब भी पढ़ो आपको जब अच्छा लगे। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर सुबह उठने में हमें थोड़ी परेशानी है, सर्दी रहती है, लिख नहीं पाते, नोट्स वगैरह नहीं बना पाते, तो कोई दिक्कत नहीं, रात को पढ़ लो। जब भी पढ़ो बस पढ़ो, इतनी सी शर्त है। अब आपको कहीं जाना है तो आप ये नहीं देखते ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, हवाई जहाज़ से जाएं, या फिर जहाज़ में बैठ के जाएं, नाव में बैठ के जाएं, तो जाना है तो बस जाना है, कैसे भी जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे ट्रेन में बैठ के जाओ, चाहे उड़ के जाओ, कैसे ही जाओ, तो आपको जाना है तो बस आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको अपना नाम बनाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आपको पढ़ना है बस, चाहे पढ़ो कैसे ही। और इसमें ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर रटें पॉइंट्स को या फिर जो है समझें, तो देखिए मैं आपको इसमें ये सलाह दूंगा कि ये कोई रीट का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ कोई एक नॉर्मल ये नहीं पूछेंगे कि आपको सन पूछ लिया, दिनांक पूछ ली, ऐसे तथ्य नहीं पूछेंगे आपको। कई बार बहुत बड़ी बड़ी एक क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन इतने सारे बड़े बड़े हैं कि उनको मिला के तो आप पूरा मेंस का एक टॉपिक लिख सकते हो। आरएएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि रटने से ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, आपको लगे कि नहीं सर मैं रट के ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पा रहा हूँ, तो रटो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई वो बात नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप चीज़ें समझोगे तो वो ज़्यादा इसमें काम करेंगे, क्योंकि हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, नेट हो गया और अपने ये कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये हाई लेवल के हैं। ये रटने वालों को तो फिर थोड़ा कम ही समझ आती हैं चीज़ें। तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए, और बस ख्याल रखिए, सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा उस हिसाब से कि जुकाम उखाम ना हो जाए। और बाकी जो भी आएगी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।